हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान हब में आपका फिर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वेश्चन है मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश ने लगवाया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके क्वेश्चन से हम जो गुप्त वंश है, सातवाहन वंश है, कुषाण वंश है, मौर्य वंश है, इस वंश में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। एक क्वेश्चन में सारे वंश के बारे में, जितने वंश हैं उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं केवल उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश ने लगवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश के साथ। सबसे पहला वंश कौन सा? गुप्त वंश। गुप्त वंश को उठा लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं आप। ठीक है, गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था? गुप्त वंश का प्रथम राजा श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ठीक, इसका शासनकाल, श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की नींव किसने डाली? श्रीगुप्त ने डाली। इसका शासन कब से कब तक रहा? 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए, गुप्त श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि मिली हुई थी। श्रीगुप्त को किसकी उपाधि मिली हुई थी? महाराज की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, उसके बाद श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका कौन बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, एक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य मत समझ लेना, वो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, लेकिन यह है चंद्रगुप्त प्रथम। तो श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश में गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए, इसका जो शासन काल रहा 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इसका शासन रहा, चंद्रगुप्त प्रथम का। गुप्त वंश, देखिए, इसको गुप्त वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा माना जाता है। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, इसने गुप्त वंश में चांदी की मुद्रा चलाई। चांदी की मुद्रा किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश में चांदी की मुद्रा चलाई। और देखिए, श्रीलंका का एक राजा था मेघवर्मन। श्रीलंका का एक राजा था मेघवर्मन। तो श्रीलंका के जो राजा था मेघवर्मन, उसने अपना एक दूत चंद्रगुप्त प्रथम के पास भेजा था। किस लिए? कि गया में बौद्ध की प्रतिमा लगवाई जाए। किस लिए? गया में, गया बिहार में बुद्ध की प्रतिमा लगाने के लिए, कि उस राजा से पूछ के आओ। चंद्रगुप्त प्रथम के पास किसे भेजा था? मेघवर्मन ने। मेघवर्मन श्रीलंका का राजा था, और मेघवर्मन ने एक दूत को अपने चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम के पास भेजा था कि गया में हम बौद्ध प्रतिमा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में। देखिए, उसके बाद कौन बैठा था? इसको महाराजा धीराज की उपाधि हासिल थी। इसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या उपाधि मिली हुई थी? महाराजा धीराज की उपाधि। और महाराज की उपाधि किसे मिली हुई थी? श्रीगुप्त को। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर कौन आया? इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? समुद्रगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो आप जानते भी होंगे। समुद्रगुप्त, ये सारे गुप्त थे। ये गुप्त गुप्त लगा हुआ है इनके नाम में, सारे गुप्त थे, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, समुद्रगुप्त इसके बाद गद्दी पर बैठा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अच्छा, नेपोलियन कहाँ का निवासी था बताओ? नेपोलियन, नेपोलियन कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। ठीक है, और भारत का नेपोलियन किसने कहा? B.A. स्मिथ।
B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का? फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये ठीक है। अच्छा, एक ऐसे राजा हुआ है जिसकी तुलना नेपोलियन से भी की गई है, बताइए भारत में हुआ है, वो राजा कौन था? रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। इसको किसकी उपाधि हासिल थी? पराक्रमांक की उपाधि मिली हुई थी। इसको भारत के नेपोलियन को, सॉरी, जो समुद्रगुप्त था भारत का नेपोलियन था, उसको पराक्रमांक की उपाधि मिली हुई थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसे मिली हुई थी? चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम इसका पिता था, किसका? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त किसका बेटा था? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, उसके बाद देख, कवि था हरिशेन, हरिशेन कवि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिशेन जो कवि था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरा ही हो चुका, लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने लगभग उनके बारे में पढ़ लिया है, गुप्त वंश से संबंधित। अब बढ़ते हैं मौर्य वंश की तरफ। सॉरी, सातवाहन वंश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सातवाहन वंश, सातवाहन, सात बुलेट। ठीक है, सात बुलेट थी उसके पास। क्या थी? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पुराणों के हिसाब से माना जाता है, गर्मी बहुत है। पुराणों के हिसाब से माना जाता है क्या, कि सातवाहन के जितने भी राजा था इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन किया। कितने वर्षों तक? 300 वर्षों तक। सातवाहनों ने 300 वर्षों तक लगभग भारत में शासन किया, ये ऐसा पुराणों में माना जाता है। ठीक है, पुराणों में इनको आंध्र भी कहा गया है। क्या? आंध्र, आंध्र प्रदेश में समझ लेना, केवल आंध्र। पुराणों में सातवाहन राजाओं को क्या कहा गया है? आंध्र कहा गया है। ठीक है। तिमुक इस वंश का पहला राजा था। तिमुक इस वंश का प्रथम राजा था। इसका शासनकाल 60, क्या हुआ, 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक रहा। तिमुक का जो शासनकाल रहा, कार्यकाल रहा, 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक तिमुक का कार्यकाल रहा। ठीक है, इसके बाद क्या किया? देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण राजा हुआ है होल, ये क्वेश्चन आता है इसमें से, सातवाहन से राजा होल से संबंधित। ये 17वां राजा था, 17वें नंबर का। देखिए होल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन क्या आते हैं? होल का शासन रहा है कि 20 से 24 ईस्वी तक। 20 से 24 ईस्वी तक, केवल 4 वर्ष तक इसने, राजा होल ने शासन किया। देखिए होल ने एक रचना की थी। ठीक है, गाथा सप्तशती कहते हैं जिसको, गाथा सप्तशती। ये प्राकृत भाषा में इसने लिखी थी। ठीक है, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो ये गाथा सप्तमी होल ने प्राकृत भाषा में लिखी थी, और इसमें गाथा सप्तशती में किस बात का वर्णन है? राजा होल की प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, राजा होल की प्रेम कथाओं का वर्णन, होल की प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। मतलब मोहब्बतें की हैं राजा ने, दबा के मोहब्बत की है। ठीक है, तो होल की प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए क्या आता है, एक लेखक थे कातांत्र, जो कातांत्र एक रचना है, कातांत्र। इसके लेखक लेखक थे सर्ववर्मन, सर्ववर्मन।
किसके दरबारी कवि थे? होल के दरबारी कवि थे। ठीक है, जो कातंत्र एक रचना है उसके लेखक थे सर्ववर्मन, वो होल, राजा होल के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो अगले वंश की तरफ बढ़ते हैं, मौर्य वंश, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मौर्य वंश, देखिए मौर्य वंश की नींव कैसे पड़ी। क्या हुआ, खांसी क्यों हो रही है? मौर्य वंश, देखिए आपने सुना होगा कि नंद वंश का एक बड़ा ही क्रूर और घमंडी राजा था घनानंद, राजा घनानंद। ठीक है, एक बार क्या हुआ, जो चाणक्य थे, कौटिल्य चाणक्य या अर्थशास्त्र के पिता, वो उसके दरबार में गए, घनानंद के दरबार में गए, और वहां घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो उन्होंने वहां प्रण लिया था कि मैं तुझको गद्दी से हटाऊंगा और तेरी जगह एक योग्य शासक शासक बैठाऊंगा, और तब तक मेरा वचन पूरा नहीं हुआ तब तक मैं अपनी बालों की चोटी खुली रखूंगा। इतना कहकर वो आगे थे। उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य मिले, मौर्य से बातचीत हुई और मौर्य को उन्होंने राजा बनाया। और कौन से वंश का? गुप्त वंश का, यहाँ से मौर्य वंश की यहाँ से स्थापना हुई। ठीक है, तो मौर्य वंश का प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए वो एक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा, इसका चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 से, इसको किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो स्ट्रैबो ने पॉलीब्रथम का नाम दिया, पॉलीब्रोथम का नाम दिया, जिसको पाटलिपुत्रक भी कहा जाता है, या पाटलिपुत्रक। स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को पॉलीब्रथम का नाम दिया, जिसको पाटलिपुत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक बेटा था जिसका नाम था क्या? बिंदुसार, जो कि इसके बाद राजा बना। और एक था बिंबिसार। ठीक है, ये तो बिंदुसार, कंफ्यूज नहीं होना, एक है बिंबिसार। लेकिन बिंबिसार का और इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हर्यक वंश से संबंधित है। और हर्यक वंश, हाँ ठीक है, ये हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, कौन? बिंबिसार, हर्यक वंश। कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? ठीक है, बताइएगा, कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? चलिए इसके बारे में बात बाद में करेंगे, इसे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? चलो इतना पढ़ा। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, सिकंदर राजा। ठीक है, सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसके बदले में, ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर था उसको 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में दिए थे। उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके साथ साथ उसे 3 प्रांत, अफगानिस्तान वाला और सिंध वाला प्रांत, ठीक है, 3 प्रांत उसको गिफ्ट में दे दिए थे, प्लस 300 हाथी। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी हेलेना की शादी कर दी थी। ठीक है, सिकंदर के 2 सेनापति थे, एक निर्याकस था, निर्याकस था, ये जल सेनापति था। ठीक है, और जो थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, चलो कितने वर्ष? लगभग 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। कितने? 19 महीने भारत में। ठीक है, और पोरस, राजा पोरस के साथ हाइडेस्पीज या बितिस्ता का युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर भारत से वापस लौट गया। ठीक है, चलो, लेकिन हम फिलहाल किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इतना हुआ। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। उसका शासन 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। इसका बिंदुसार का शासन 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद इसका बेटा
चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। इसके बाद बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। कौन नहीं जानता? अशोक। ठीक है। ये कब तक? 273 से 232 ईसा पूर्व तक। 273 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कसम खा ली थी कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसने इतना खून खराबा हुआ था कि अशोक का मन हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है। और उसने अपने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे को और अपनी बेटी को जीवा और संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा और नाम क्या था मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। उसके बाद कौन सा वंश पढ़ना है हमें? कौन सा वंश है देखते हैं। कौन? सातवाहन वंश और बचा है, पढ़ लिया। कुषाण वंश बचा। कुषाण वंश बचा। ठीक है। कितने वंश हमने पढ़े? अब बचा कुषाण वंश। चलो कुषाण वंश के बारे में जानते हैं कुछ। देखिए कौन थे कुषाण, क्या हुआ, कैसे आए? देखिए कुषाण वंश का सबसे पहला राजा कौन था? कुजुल कड़फिसेसिस नाम था इसका। ठीक है। कुजुल कड़फिसेसिस, कड़फिसेस नाम था। इसने तांबे के सिक्के चलाए भारत में, तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है। इसने कुजुल कड़फिसेसिस ने। ठीक है। इसके बाद कौन राजा बना? कुजुल कड़फिसेसिस के बाद कौन राजा बना? बिम कड़फिसेसिस। ठीक है। कौन बना? बिम कड़फिसेसिस। देखिए जो ये राजा थे, जो कुषाण थे, इनको यूची भी कहा जाता था। क्या? यूची। यूची नाम भी इनको दिया जाता था। ठीक है। देखिए कुजुल कड़फिसेसिस का शासन 15 से 65 ईस्वी तक रहा। ठीक है। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक कुजुल कड़फिसेसिस का शासन रहा, और इसने तांबे के अपने कार्यकाल में तांबे के सिक्के चलाए। उसके बाद बिम कड़फिसेस गद्दी पर बैठा। बिम कड़फिसेस, क्या नाम था यार, वाह। ऐसा नाम रखो जो नाम रखने में भी, नाम लेने में परेशानी हो। ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो गद्दी पर बैठा, बिम कड़फिसेस गद्दी पर बैठा। ठीक है। और ये 65 से 78 ईस्वी तक, 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक राजा रहा। कौन? बिम कड़फिसेस। इसने भारत में किसके सिक्के चलाए? सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। स्वर्ण के सिक्के, स्वर्ण कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले किसने चलाए? इसने ही चलाए थे। ठीक है। तो इसे महेश्वर की उपाधि मिली हुई थी। किसको? बिम कटफिसेस को महेश्वर की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके जो सिक्के थे स्वर्ण, एक तरफ खरोष्टी लिपि लिखी हुई थी। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। और दूसरी तरफ यूनानी लिपि। दूसरी तरफ यूनानी लिपि। इसके सिक्कों पर एक तरफ खरोष्टी लिपि, दूसरी तरफ यूनानी लिपि। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और नंदी बैल, त्रिशूल, ठीक है, नंदी बैल, त्रिशूल और शिव की मूर्तियां भी, प्रतिमाएं भी इसके सिक्कों पर, स्वर्ण सिक्कों पर बनी हुई थी। इसके बाद राजा कौन बना? कनिष्क। बहुत ही इंपोर्टेंट। इसका सबसे ज्यादा, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी, सबसे ताकतवर और शक्तिशाली राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है। 78 से 105 ईस्वी तक, 78 से 105 ईस्वी तक कनिष्क राजा रहा कुषाण वंश का। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, कनिष्क क्या करता है। देखिए इसके दौर में, कनिष्क के दौर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई। इसने एक संवत चलाया। किसने? कनिष्क ने, जिसको शक संवत कहा गया। जिसको शक संवत कहा गया। और भारत सरकार आज भी शक संवत को यूज करती है। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
गुप्त वंश के, सातवाहन वंश के, मौर्य वंश के और कुषाण वंश के। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन थे, हमने उनके बारे में बात की। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तब तक के लिए जय हिंद।